गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मेरे साथ है सबीन फारूक और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। और कौन है हमारे साथ? और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्नात से कम नहीं मुझे नजर आते। आते साथ ही हैव नो आइडिया कि किस तरीके से इनके दिमाग में ऐसे कोई आइडियाज आते हैं, शैतानी किस्म के आइडियाज आते हैं कि शरारत भी कह सकती थी। नहीं, ये शैतानी किस्म के आइडियाज होते हैं जो कि इन सबके जहनों में आते हैं कि ये आते साथ ही कोई ना कोई प्रैंक करते हैं मेरे साथ। आज आप सबने मुझे बताया कि यहाँ पे ऊपर इस ग्रिड की चूड़ी कोई ढीली है और ये गिर सकता है नीचे। तो डर क्यों रही थी फिर? अगर तुम्हें लगता है कि हम शरारत कर रहे हैं, नहीं तो अगर तुम्हें इतना यकीन है हम सब पे, तो तुम डर क्यों रही नहीं थी? अगर कोई यहाँ पे खड़ा, आप उसे ये कहें कि ओह ऊपर से कोई आ, तो एकदम से वो डर के साइड पे ही होगा ना, मतलब वो खड़ा रहेगा। कोई खड़ा हो एक बात है और सबीन खड़ी दूसरी बात है। नहीं, ये क्यों दूसरी बात है? अगर वो गिरेगा तो मेरे सर पे आय हाय 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 हाय। ये वैसे क्या सवाल छेड़ दिया और क्या बात छेड़ दी शुएब ने। अच्छा, कल मैंने एक पिक्चर अपलोड की इंस्टा पे और वहाँ पर मुझे किसी ने डीएम में आके मुझे कहा कि जस्ट यू लुकिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल गर्ल। सो मैंने कहा व्हाई शुड आई लुक एबनॉर्मल? इट्स बिकॉज आई डोंट नो लोग क्या समझ रहे होते हैं कि हम घर में भी ऐसे ही होते हैं, मेकअप करके बाल खोल के ऐसे हम तैयार होके बैठे होते हैं। नहीं हाँ, खैर मैं तैयार ही थी उसमें, अभी मैंने मुंह नहीं धोया था लेकिन फिर भी ये कमेंट किया गया। बट आई डोंट नो कि लोग इस तरह से क्यों समझते हैं कि हम शायद ऐसे ही रहते हैं, हम तो बस हर वक्त तैयार बैठे हुए होते हैं। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, हम बिल्कुल आप लोगों की तरह हैं। इस वक्त जो लड़की इस वक्त टीवी के उस पार देख रहे हैं, शायद आप मुझसे बेहतर हालत में घर में होते होंगे या ओवरऑल कहीं तैयार होके जाते होंगे। हम तो डेली तैयार हो के जब हमें किसी फैमिली गैदरिंग पे जाना पड़ता है या हमें किसी इवेंट पे जाना पड़ता है तो लिटरली मेरा दिल नहीं करता तैयार होने का और मैं तैयार नहीं होती। इसका एक नुकसान भी होता है, आगे से कभी कभी कमेंट मिल जाता है टीवी में तो आप अच्छे लगते हैं। हाँ, या हमने आपको पहचाने नहीं, अच्छा आप वही हैं, तो आपको अपने आप को बताना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लाइट्स होती हैं, कैमरा है और सबीन के साथ मैं बैठा हूँ तो ज़रा जनरली आप अच्छे लगते हैं फिर। ओके, सही, ऐसा भी है। यहाँ मेकअप होता है, आप प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप ऐसे ही होते हैं। हमारे अंदर भी उसी तरीके से हम भी नॉर्मल है। मैं इनको फ्लॉज नहीं कहूँगी बिकॉज ये नॉर्मल, हमारी भी स्किन का टेक्सचर है, हमारी भी स्किन पे एक्नी होती है, हमारी भी पिगमेंटेशन होती है, सनबर्न होता है। जिस तरीके से आप हैं उसी तरीके से हम लोग हैं जी। बिल्कुल यही रूटीन है, जो आपकी है वही रूटीन हमारी होती है। इट्स जस्ट अ जॉब। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट भी रेज किया सबीन के, वाकई कुछ लोग ये राय रख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा टेलीविजन पे आना या ऐसा कोई भी शख्स जो कि टेलीविजन पे आता है या सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स या फॉर दैट मैटर कंटेंट क्रिएटर्स के, अच्छा वो लाइफ कोई बहुत डिफरेंट नहीं होती, लाइफ मोर लेस सबकी सेम चल रही होती है, अपनी अपनी डोमेन में सब काम कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट अ जॉब, इट्स जस्ट अ वर्क। वो अलग बात है कि हाँ ये पैशन भी होता है, वो अलग बात है कि आप अपने इस काम से मोहब्बत बहुत ज्यादा कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी एंजॉय। और जब आप एंजॉय करते हैं तो वो एक नजर भी आता है, वो ग्लो नजर आता है, वो स्पार्क नजर आता है, वो शाइन नजर आती है। घर में आप खाना भी पकाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, झाड़ू भी देते हैं, पोछा भी लगाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। सो पहले अम्मी कराती थी, अब खुद भी करना पड़ रहा होता है। पहले अम्मी कराती थी और अब आप कराती हैं। मैं नहीं कराती, मिल के करना होता है। हाँ। आप मिल के कर रहे होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे आप हमें बताएं आपकी रूटीन क्या होती है? आज जरा हमें मैसेजेस भेजें, बहुत टाइम हो गया कि आप लोगों से उस तरीके का कनेक्शन नहीं हो सका कि हम टू वे कम्युनिकेशन हो सके। हमारी तरफ से हो रही होती है, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, बस हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे होते। तो आज जरा आप लोग हमें शेयर भी करें कि क्या आपकी रूटीन होती है, क्या बिजी होते हैं आप भी, क्या आप भी आपकी जॉब भी ऐसे डिमांडिंग है कि आपको भी प्रेजेंटेबल लगना होता है या काम के लिहाज से डिमांडिंग है? तो आज जरा हमें आप व्हाट्सएप करें कुछ मैसेजेस, हम आज कोशिश ये करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल करें। आज नहीं किया तो फिर मंडे को हम कर देंगे। विल डू दैट इंशाल्लाह। भी हमें बढ़ना है फौरन से एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि आज हमारे मेहमान भी पहुंच चुके हैं। यस, और हमें अपने मौजूआत पे बात भी करने, तो आपकी उनसे कराएंगे मुलाकात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले।
Wanna crush out. Wanna crush out. Wanna crush out. Shout to them. जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। ख्वाहिशे नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। पीटीवी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। खेलों की अगर बात करें तो हर खेल हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। मेरे तफरी का जरिया तो होता है, लेकिन साथ ही हम कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे टेंट पेगिंग यानी नेज़ाबाजी की एंड हॉर्स राइडिंग की। जिनको इसका शौक है वो बड़ा इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। एक तरफ जिस्मानी महारत है, लेकिन दूसरी तरफ नज़्म ज़ब्त भी सिखाता है। मुझे एक बहादुरी का जो एलिमेंट आता है ना इस खेल से, वो हमारे सामने है। सो आज हम इस पर बात भी करेंगे। जो लोग हॉर्स लवर्स हैं वो कैसे इस शौक को पूरा करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी। घोड़ा पालना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली मुश्किल भी है और ये महंगा भी है स्पोर्ट्स। अगर इसकी हम बात करें तो ये महंगी स्पोर्ट्स है। सो हर कोई ऑब्वियसली नहीं इसको अफोर्ड कर पा रहा होता, बट स्टिल आपके काफ़ी कुछ क्लब्स होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं उन लोगों से, और ऑब्वियसली उस लिहाज से उसके चार्जेस को भी मैनेज किया जा सकता है। और पंजाब में तो हम देखते हैं समीन के भी रिवाइवल भी है काइंड ऑफ इसका। हम देखते हैं अब इवेंट्स भी हो रहे हैं, हमें ज़्यादा उसमें क्लब्स नज़र भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज ज़रा हम हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक शौक की बात है। और शौक के बाद जो है हम एक तरीके से भी बात करेंगे कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग जो आज के नौजवान है वो सीख भी सकते हैं, और किस तरीके से हमारे आज के जो मेहमान है वो उसका, क्योंकि ही इज अ
हॉर्स राइडर एज वेल, वो नेजाबाजी भी करते हैं, साथ ही फ्रीलांसर एज वेल। मुझे लगता है सभी वो सारा कमाते हैं, सारा यहाँ लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। जुनैद नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप जी, कैसे? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये वाकई जो शुएब ने कहा बात ठीक है कि वहाँ फ्रीलांसिंग से कमाते हैं और सारा जो है वो नेज़ाबाजी और हॉर्स राइडिंग पे लगा देते हैं। बस उनकी बात ठीक है कुछ हद तक के बाद जितना भी आ रहा है तो लगता ही जा रहा है। ओके जी। तो ये शौक वैसे कैसे है? बचपन से शौक था हॉर्स राइडिंग या नेजाबाजी, या विद टाइम डेवलप हुआ और स्टार्ट कर दिया? जी शौक़ पहले से ही स्टार्ट से ही था, बस देखते थे लोगों को। जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि मतलब जो मजबूत लोग हैं, तगड़े लोग हैं, उनका काम है। तो स्टार्ट में इतना नहीं था खुद से करना। मेरा तुम्हारा काम नहीं है, हम तो गए बस। हाँ, हमारा तो फिर कहते हैं कहते हैं हाँ वाकई, तो आपने में वैसे वाकई ठीक है। यार हम सीख तो सकते हैं ना? नहीं, सीख सकते हैं डेफिनेटली, आपको तो आइडिया होगा इस चीज़ का। मेरे पास अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आपने इन्होंने हॉर्स राइडिंग आई थिंक फर्स्ट टाइम की थी आपके साथ वहाँ पे। यस आई थिंक सो। शुएब जब नेक्स्ट डे इधर आए थे शो पे तो सब लोग इस बात के गवाह हैं कि शुएब साहब क्योंकि कमर में दर्द निकल रही थी, इनकी हड्डियों में दर्द निकल रही थी, और हम पूछ रहे थे कि आपको हुआ क्या, तो उन्होंने कहा मैंने हॉर्स राइडिंग की और पहली मर्तबा की, और बहुत ज्यादा कर रही है ना अभी तो कुछ किए ही नहीं है इन्होंने। आयशा वैसे ओके मेरा ख्याल है हम उन्हीं के शौक पे रहते हैं, मैंने रील करना बंद करो। तो ये बताएं जिन्हें जो आप बात करें शौक बचपन से था और फिर ज़रा टाइम आपने इसको डेवलप भी किया, और पंजाब में कल्चर भी इसका बहुत ज़्यादा था भी, और आई थिंक फिर दोबारा से हम इसको देख भी रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ऑलराइट, सो कैसे इसको पूरा करते हैं, मैनेज किस तरीके से करते हैं? बस वही है कि जैसे आप अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी बन चुकी है, काफ़ी लोग हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांसिंग से अब एजेंसी में मूव हो चुके हैं। तो साथ साथ इसका ये सिलसिला है कि जो सारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, मैंने घोड़े जो अपने हैं वो अपने गांव में पाले हुए हैं, मियाँ वाली में। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सारा ये सिलसिला चल रहा है। एक घोड़ा वो खरीदना, उसको पालना, थोड़ा सा अगर हमें कॉस्ट के हिसाब से बता सकें? एक खरीदने की कॉस्ट, उसके बाद मंथली मेंटेनेंस की एक्सपेंस कॉस्ट जो आता है। डिपेंड करता है ये आप पे कि घोड़ा आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं घोड़ा इस मकसद के लिए कि बस आपने उस पर जस्ट राइडिंग करनी है, तो फिर उसमें डिफरेंट उसकी नस्लें हैं, ठीक है। अगर आपने नेज़ाबाजी के लिए लेना है तो वो डेफिनेटली आपने वो घोड़ा दौड़ाना भी है, उसको एक ये है कि वो घोड़ा मजबूत होना चाहिए। तो डिपेंड करता है उस पर प्राइसेस पे। साथ साथ मतलब आप अगर हम प्राइसेस पे जाते हैं तो डिफरेंट मतलब आप एवरेज प्राइस बता दें अगर। एवरेज प्राइस ये है कि आप 6 to 7 लाख से घोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल घोड़ा है, ठीक है, जो आपको जस्ट राइड कराएगा। एंड अगर नेज़ाबाजी भी करनी है, आप स्टार्ट में सीखते हैं नेज़ाबाजी, तो वो भी आपको साथ साथ कराएगा। एंड मंथली कॉस्ट में जाते हैं तो एटलीस्ट 15 to 20,000 एक घोड़े का। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली अगर ऐसा है तो आई थिंक अफोर्डेबल है ये। इतना तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी लग गाड़ी का जाता है। पेट्रोल तो अब घोड़े पे ऑफिस फ्यूल ही हुआ ना उसका। हाँ, जब हम बात करते हैं ना टेंट पैकिंग की, जब ये अभी सीजन आ चुका है तो इसमें तो फिर बड़े सिलसिले होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप जब इवेंट पे जाते हो तो आपके साथ दो मुलाजिम होते हैं। आप जब घोड़े पे उतरोगे वो आपको घोड़े को पकड़ लेंगे, उसके बाद साथ आप घोड़े की सफाई करते रहेंगे। एक घोड़े की सफाई करेगा, घोड़े को सेट करेगा, मतलब फुल नवाब वाला सीन होता है। डेफिनेटली घोड़े की आओ भगत होती है। हाँ, घोड़े की भी और आपकी भी देख रहे होते हैं कि भाई आपके शूज़ वगैरह ठीक हैं, सारे ज़रा वो कॉस्ट बढ़ जाती है फिर उसकी। हाँ, कॉस्ट बढ़ती जाती है। और इवेंट्स कितने तवातुर से हो रहे हैं पंजाब में अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो माशाल्लाह जो जितने भी हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, अभी तो बहुत बढ़ चुका है ये खेल, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक मंथ में एक इवेंट आ जाता है? नहीं, बेसिकली जो टेंट पैकिंग का सीजन है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट हो रहा है। अब इस मंथ के एंड से हमारे इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन इट विल गो अप टू मई। मतलब कि मई के महीने तक इवेंट्स तो सितंबर के आखिर से लेके मई तक ये इवेंट्स चलते हैं। जी, आप जो कई सालों से कर रहे हैं, गिरे भी होंगे। घोड़े ने गिराया था या खुद गिर गए थे? नहीं, टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैं नहीं गिरा। बट जितना हमने सुना था बुजुर्गों से और मतलब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, तो वो ये कहते हैं कि घोड़े से आप गिर भी जाओ तो मसला नहीं है, होता कुछ नहीं है, बट होता भी है। फ्रैक्चर हो जाए तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। वही बंदा अगर एक दिन में अगर मतलब उसका कोई फ्रैक्चर हो चुका है, नेक्स्ट अगर वो ठीक है, फिर भी शाम को घोड़े पे बैठेगा। ओके, मतलब ये शौक ऐसा है कि जिनको शौक है उनको शौक है। वाकई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कोई मसला नहीं। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं स्पेशली जो, हाँ, तो शौक ही ऐसा जी। हाँ, कि वो मैंने देखा है कि वो अच्छी खासी इंजरी हुई थी। मैं जानती हूँ एक लड़की को,
बट स्टिल वो जैसे उसने रिकवरी की, थोड़ी बहुत भी रिकवरी की थी, तो उसके बाद वो दोबारा हॉर्स राइडिंग की तरफ चली गई बिल्कुल थी। वो वेट कर रहे होते हैं कि किस दिन आएगा जिस दिन मैं घोड़े पे बैठूंगा और अपना जो है कि टाइम। अच्छा, हम ये भी कहते हैं जुनैद कि जब आप पहली बार घोड़े के करीब जाते हैं, घोड़ा भी सेंस कर लेता है कि अभी घुड़सवार आया है या कोई अनाड़ी आया है, ये जुनैद आया या शुएब आया है। हाँ डेफिनेटली, अगर जो भी चीज़ है ना वो एक दफ़ा आपको जांच रही होती है कि ये बंदा आया नया है या बहुत पुराना है, उसकी आदत से आइडिया हो जाता है, सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है डेफिनेटली। ओके, एक तो होता है ना कि आपने जिस तरह का घोड़े की नस्ल, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ घोड़े वाकई ऐसे होते हैं, जिस तरह हम अक्सर क्लास में जाते हैं तो उसमें देखते हैं वो कहते हैं नहीं जी आप नए हैं तो आप इस घोड़े पे बैठे हैं, अगर आप पुराने हैं आप संभाल लेंगे तो आप इस घोड़े पे बैठे हैं, तो ये क्या साइंस होती है? और समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि वाकई घोड़ा बहुत अच्छा है और आप उस पर बैठते हैं, अगर आप बहुत अरसे बाद भी बैठे हैं, फर्स्ट टाइम भी बैठे हैं, तब भी घोड़ा आपको ज़बरदस्त किस्म की राइड देता है। बिल्कुल, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आप पे के, अगर आप न्यू हैं तो वो जो आगे बंदा होगा जिस पास आप जाएंगे राइड करने के लिए जाएंगे या जो भी सिलसिला क्लब होगा, तो फिर वो बंदे को देख रहे होते हैं, अगर बिल्कुल न्यू है तो वो आपको ऐसा घोड़ा देंगे जो यूज टू होगा न्यू बंदे का, बिकॉज डेफिनेटली उसके मुंह के अंदर एक कड़ियाला सा डाला हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली, तो उसकी वो जो ब्रेक्स हैं सब कुछ वही है, अगर हम ब्रेक्स की बात करते हैं उसको रोकने की, ठीक है, न्यू बंदा होगा उसको खींचेगा डेफिनेटली। तो जो घोड़े यूज टू हो चुके होते हैं तो वो उनको डेफिनेटली पुराना घोड़ा देते हैं। इनका खास नाम होता है इन घोड़ों का जो यूज टू होते हैं? अब जैसे हम कुछ जो ब्रीड हैं जो सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं उसको हम कहते हैं कि वलैती ब्रीड भी हम मिक्स होते हैं डेफिनेटली, वो घोड़े इतने मतलब गर्म खून के नहीं होते, तो वो आपको अच्छी राइड कराते हैं। तो जैसे आपसे भी एक दिन में बात कर रहा था पहले भी 4 नंबर घोड़े की, मैं इसी चाहता हूं, ये 4 नंबर घोड़ा क्या होता है? 4 नंबर घोड़ा क्यों आप लोग कहते हैं कि यार 4 नंबर घोड़ा होगा तो आप जबरदस्त राइड करेंगे? तो 4 नंबर घोड़ा जो होता है ना उसका ये सिलसिला होता है कि वो घोड़ा बिल्कुल सीधा भागता है। अगर आपने टेंट पैकिंग सीखनी है ना तो उसका ये होगा कि वो घोड़ा स्ट्रेट अपने पैक पे भागेगा। ठीक है, मतलब आपने बस बैठना है और जब आपका टाइम आए तो आपने झुकना है और आपने हिट करना है पैक को। ठीक है, दैट्स इट। तो वो एक मतलब नॉर्मल घोड़े होते हैं ना, इतने गर्म होते हैं, मतलब कि तो वो सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं, जी, राइट लेफ्ट तो दाएं बाएं नहीं जाते, तो आप उस पर अगर राइड करेंगे तो आप जरा फोकस्ड रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, दैट्स राइट। अब जैसा सबीन आपने भी जिक्र किया था कि महंगा शौक, और आपने खुद भी कहा कि फ्रीलांसिंग से कमाते हैं, ज़रा उसमें लगा भी होते हैं, देन यू हैव एजेंसी नाउ एज वेल। तो थोड़ा सा इस तरफ भी मुझे बताएं कि एक तो आपका ये शौक है माशाल्लाह टेंट पैकिंग का भी एंड हॉर्स राइडिंग का भी, उसके साथ इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, एजेंसी आपने बना ली, बहुत से लोग हैं जो आप ट्रेन भी करते हैं और काम कर रहे हैं। जी, तो मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ ना, अब फ्रीलांसिंग है या ये जो हम काम कर रहे होते हैं तो हम नाइट में बेसिकली सारा नाइट का हमारा रूटीन होती है यूएस टाइम में। ठीक है, तो बिकॉज जो घोड़ों का सिलसिला होता है, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अब तो दिन में किसी टाइम भी हम बैठ सकते हैं, जाके राइड कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा, लेकिन गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें आप रात जाग भी रहे हो, सुबह फिर धूप हो जाती है, तो आपको मतलब कि मैनेज करना टफ हो जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि एजेंसी बन चुकी है तो डेफिनेटली लोग जरा काम ऑटोमेटिक हो गया। हाँ जी, तो लोग बैठे हुए हैं वो मैनेज कर रहे हैं, आप जस्ट डेफिनेटली अपने शौक को टाइम दे सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे इस्लामाबाद रहना और घोड़े जो हैं वो पाले हुए हैं बैक मियावाली में, तो ये सिलसिला है। ओके, जो उनकी टेक केयर के लिए अलग से आप मैनेज कर रहे होते हैं, खुद नहीं करना पड़ रहा होता, आप सिर्फ शौक के तौर पे उसको हम शौक के तौर पे। लेकिन ये है कि अगर घोड़े के साथ मतलब आपने शौक जो है ना बेसिकली, तो आप जाते हो तो फिर आप घोड़ों में ही होते हो, चाहे वहाँ पे सफाई है चाहे गंदे, आप मौजूद होगे वहाँ पे, घोड़े को देखोगे हर तरफ से, वो शौक है बेसिकली। अच्छा, एक अच्छा हॉर्स राइडर की क्या क्वालिटीज होती हैं? मतलब क्या हर कोई कर सकता है? अगर कोई भी कहे कि अच्छा मैं जाके सीखूं और हॉर्स राइडिंग शुरू कर दूं? नहीं नहीं नहीं, आपने तो कर दिखाया ना, वो जो भी सोच रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से जरा बताइएगा कि क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे घुड़सवार में? अच्छा घुड़सवार जो हम कह सकते हैं, हमेशा आप जो भी चीज़ करते हो ना वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको टाइम कितना दे रहे हो। ठीक है, अगर आप जस्ट घुड़सवारी उस पेस पे कर रहे हो कि मैं बस जाऊंगा घोड़े पे बैठूंगा दैट्स इट, तो वो एक सिलसिला नहीं। कर आपने प्रॉपर घुड़सवार बनना है या आप शौक कर रहे हैं तो फिर आप घोड़े के साथ रहना पड़ता है। घोड़े को नोट करना पड़ता है, ये आज थोड़ी सी खारिश कर रहा है या ये जो आज थोड़ा सा मतलब कि डिस्टर्ब है, तो आप देख रहे होते हैं। घोड़ा ऐसी चीज़ है, थोड़ी सा उसको दर्द हुआ है ना
वो बंद हो जाता है और उसका बहुत मुश्किल से उसको सेट करना पड़ता है और अच्छा। वो मतलब ऐसे ऐसे घोड़ा मरने के लिए मतलब पहुंच उसके जाता है। मूड स्विंग्स अच्छे खासे होते हैं। वो घोड़ा मरने पे पहुंच जाता है। मतलब घोड़ा डेथ जो होती है उस सिलसिले में चला जाता है। हाँ, घोड़ा एक नाजुक चीज़ है उसमें, सही। ठीक है, बेशक उस पे एक बहुत ज़्यादा उसमें पावर है, बट अगर वो बंद है, आपने उसको नोट नहीं किया, घोड़ा मतलब कि वो अपने प्रॉपर जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नहीं काम कर रहा, आपकी तवज्जो नहीं है, आप गए नहीं हो, आपने तो देखा नहीं है, नुकसान हो सकता है तो हलाल बहुत बड़ा से। नुकसान। अच्छा, कैसे अंदाजा लगाया जाता है कि एक घोड़ा इस वक्त एग्रेसिव हुआ हुआ है और आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए या आपको उसके साथ जेंटल होना है? क्या क्या होता है उस क्या टाइम पे? निशानियां क्या ऐसी होती निशानियां होती हैं? निशानियाँ टू बी ऑनेस्ट, अब जो लोग रहते हैं ना, अपना एक बंदे को शौक है तो वो सेंस कर लेते हैं। नहीं, उसे तो पता है। मैं एक न्यू राइडर की बात कर रही हूँ कि लोग जाते हैं, अभी भी शुरू में सीख रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियसली जिसका घोड़ा है, वो जो डेली रूटीन में से उसे तो पता चल मैं जाता आपको है ना। एक स्टेट चीज़ बताऊं कि जो नया बंदा होगा वो जाएगा तो वो घोड़े पे उसको नहीं समझ आएगी, उसका एक माइंड सेट होगा, भाई मैंने जाना है, जाके बैठना है और दैट्स इट, मैंने राइड करनी है। लेकिन जाके बैठना भी कैसे बड़ा मैटर करता है कि वो आप गाइड करते हैं ना कि अच्छा आपने बैक साइड से नहीं आना, फ्रंट से आए, आप उसके पहले मुंह पे थोड़ा प्यार करें। ये आपने एक दरमियान एक बड़ा मजे का पॉइंट निकाला है। जो घोड़ा है ना, घोड़ा, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि आप कुछ भी कर लो, घोड़े के बैक पे नहीं जाना, बिल्कुल बैक पे तो जाना ही नहीं है। मारता है फिर? हाँ, डेफिनेटली कुछ भी पता नहीं होता। कोई तो घोड़े ऐसे होते हैं बहुत शरीफ होते हैं, आप घोड़े की नेचर से वाकिफ होते हैं तो फिर तो वो तो डेफिनेटली आप खड़े होते हैं, ठीक है। उनको हमने एक पक्के मतलब बांधा होता है बैक से भी। घोड़ा एक प्रॉपर वे में जब एक जगह मौजूद होता है ना, तो वो एक प्रॉपर वे में मौजूद होता है। उसको आपकी जो पिछली टांगे हैं वो भी उसकी बंधी होंगी, उसकी फ्रंट टांगे भी बंधी होंगी, ठीक है। तो हाँ जी, तो नया बंदा तो है, फिर उस पे जो जब उसको बंदा राइड कराना चाहता है या उसको, तो वो एक प्रॉपर वे में उसको बंदा लेके जाता है। अदरवाइज अगर आप इम्प्रॉपर जाएंगे तो फिर काम खराब हो सकता है। जुनैद, थैंक यू वेरी मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था। जिस तरह से आपका शौक हॉर्स राइडिंग का, आप इसको लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है कि आप एक शौक वाकई पालें, उस शौक के लिए आप मेहनत भी करें। जिस तरह आप जुनैद माशाल्लाह अपना काम भी करें, साथ अपने शौक को परसू भी कर रहे होते हैं, और बड़ा अच्छा हमारा रिवायती खेल भी है, स्पेशली इन पंजाब, तो हम इसको बहुत ज़्यादा चैलेंज भी कर रहे होते हैं। तो इसको जिस तरीके से लेकर जुनैद आप चलें, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। Put a crush out. Put a crush out. Put a crush out. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है।
तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज्जत सिर्फ और सिर्फ ईटीवी होम पर। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया कराया तू। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है। मैंने तो, मेरा मतलब है, मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। वेलकम बैक जी पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। डिजिटल दौर, जब हम कहते हैं ना कि अब डिजिटल दौर है और दुनिया बहुत आगे निकल गई है और आप अगर दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और अक्सर हम भी अपने प्रोग्राम में ऐसी बात कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को हम बुला रहे होते हैं अपने शो में और उनसे हम बात कर रहे होते हैं, वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे होते हैं। एक डिग्री होल्डर और किसी फर्म में जॉब करने वाले से ज़्यादा बेहतर हम देख रहे होते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पे अर्निंग उसकी हो रही होती है। एंड ये रियलिटी है इस दौर की। बट स्टिल बात तो वही होती है कि आज आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं तो आप उनके साथ काम कर रहे हैं, बट अगर कभी आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, डिग्री नहीं है, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आप क्या कर सकेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस डिजिटल दौर ने फ़ायदे भी फराहम किए हमारे आज के यंगस्टर्स को, एट द सेम टाइम क्या चैलेंजेस हैं जिनसे हमें निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आइंदा कुछ सालों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि क्रिएट की जा सकती हैं। हमने अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है, जब यहाँ पे उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने डिग्री, हम ड्रॉप आउट हैं, हमने डिग्री अपनी छोड़ दी और क्योंकि हमें यहाँ से ज़्यादा अर्निंग मिल रही थी या हमारी एक स्टेबल जॉब थी, हमने वो छोड़ दी क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। बट अगेन सवाल तो यही पैदा होता है दिमाग में कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है। प्लस सभी कुछ लोगों का स्किल होता है, देखें वो अर्न कर लेते हैं, कुछ लोगों का स्किल नहीं भी होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्किल सेट को भी इम्प्रूव करें और जिस तरह आपने कहा ना कि डिजिटल दौर में या मौजूदा दौर में उसको समझते हुए अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना होता है। लेकिन आज हमारा मौजू ये भी है कि नौजवानों पर डिजिटल दौर ने कितना असर डाला है इन बोथ वेज, प्लस जो पेरेंट्स हैं वो कितने कंसर्निंग हो गए हैं बच्चों की डिग्री सिलेक्ट करते हुए, पेरेंट्स भी और ऑफ कोर्स बच्चे भी, कि जब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में जाना होता है वो सोचते हैं कि अच्छा मैं कौन सी डिग्री में जाऊं, किस प्रोग्राम में जाऊं, पैसे किस चीज में ज्यादा है, असल बात है अक्सर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता इस तरफ ना। यस, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मौजू है जिसमें हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आरजे भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल और करियर काउंसलर हैं, नुमान अवान को करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वाकई डिजिटल दौर ने नौजवानों के जहनों पर बहुत असर डाला है इन बोथ वेज? बिल्कुल बिल्कुल डाला है। वो एक शेर है कि कभी हाथ भी जो मिलाओगे तो न गले मिलो तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिलाकर। तो फासला एक जो है ना वो बुनियादी चीज़ है जो बड़ा असर है नौजवानों पे। वो जो उनका फासला है वालिदैन के साथ भी और प्रैक्टिकलिटी, अमली दुनिया, इंट्रोवर्ट्स हम बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं इस डिजिटल दौर में। तो ये सबसे बड़ी वजह मैं कहता हूँ कि उसका सबसे बड़ा असर है। लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी बात भी की कि कोई स्किल सेट है आपके पास, डिग्रीज नहीं है, आप एक्सेल कर सकते हैं। कोई रिमोट एरिया में बच्चा बैठा है और उसकी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो अंडर मैट्रिक हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने जो है वो सोशल मीडिया चैनल
बट स्टिल काफ़ी चैलेंजेस हैं उसके साथ। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो आप अपनी पिक्चर्स जो है जब आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं कि हमें फलाना इसका वर्जन चाहिए या ये हमारी डिमांड्स हैं, तो उसके बाद वो किस तरीके से कुछ ऐसी वेब्स पे इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सक रहे होते, और वो लिटरली उसके पास थोड़े सोर्सेज थे और प्रूफ के साथ वो चीज़ें उस आर्टिकल में मेंशन थी। एंड मैं चाह रही थी कि हम आगे चल के ज़रा उसके ऊपर किसी सेगमेंट में बात भी करें कि जो आपने चीज़ अपलोड कर दी, हम आप कहते हैं अच्छा हम इंस्टा पे भी तो अपलोड करते हैं, फेसबुक पे तो अपलोड करते हैं, वो किसी वेब पे अपलोड नहीं हो रही होती, वो आपका एक सर्कल होता है एंड यू नो कि वो चीज़ किस तरफ जा रही है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑपरेट कहीं और से हो रही होती हैं चीजें, जिन वेब्स की हम बात कर रहे हैं वो दूसरे मुल्कों से बैठ के हो रही होती है, वो अलग से जाकर आपकी प्रोफाइल जो हम कहते हैं ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि आप उनको प्लेट में रख के दे रहे हैं, वो अपलोड हो गई है और वो डाटा आपका वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बॉदर नहीं करते, वरना कोई भी ऐप आपको फ्री में क्यों ये सब कुछ करके देगी? कम ऑन, आप अपना यहाँ पे मैं कहूंगी कि यूज योर ब्रेन, इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही फरमाया आपने, क्योंकि आपको बाज़ का तो टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी बारीक लिखी होती हैं और थोड़ी लंबी होती हैं, वो कंसेंट जो होता है ना वो भी आप दबाते जाते हैं बाय डिफॉल्ट। एग्री। नहीं, हम तो नहीं लिख के आ रही होती, आप तो नहीं भी आती, आप देखिए नहीं आ रही होती ना, आप इनफैक्ट आप चैट जीपीटी की बात करें, आप उसको डाउनलोड करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप बताएं कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है या कौन से किसको आपको क्लिक करना पड़ेगा? नो, एग्जैक्टली। एक दफा आपने अपलोड कर दिया तो वो आपका डाटा चला गया, वो वापिस नहीं आ सकता, आप जितनी मर्जी डिलीट करें। बेहतर ऐप्स हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, मतलब मैंने एडिटिंग करनी है और एक तो बिल्ट इन है उस गैजेट में वो जो उसका एडिटिंग की ऐप है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी ऐप के लिए प्ले स्टोर पे आज स्टोर पे जाऊँगा आईफोन के, तो आईफोन का चले फिर भी है, लेकिन ये जो एंड्रॉयड वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा मसला होता है कि आप कोई भी देखेंगे अच्छा मैंने यही कर लूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जो आपके डाटा ब्रीच के और डेटा के हवाले से चीज़ें आती हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया। तो ऐसे में क्या बच्चों को गाइड भी किया जा रहा होता है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से अपने डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा भी? बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से सवाल भी रख रहा हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी में बच्चों को गाइड भी किया जा रहा है आगे इन प्रोफेशनल लाइफ, कैसे उन्होंने अपने आप को बचा के चलना है आगे? मैंने देखा है कि कुछ स्कूल सिस्टम्स जो हैं हमारे यहाँ वो ये चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं अपने करिकुलम में, और जो ऑब्वियसली जो बच्चे कंप्यूटर साइंसेस के होते हैं या जिनके ये बैकग्राउंड है, ये डिग्रीज़ हैं, वो उनको तो पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन करिकुलम में हमें ये चीज़ें हमें जो है अपना जो निसाब है उसको रिवाइज़ करना होगा, उस पर हमें नज़रसानी करनी होगी और उसको हमने कंपैटिबल बनाना होगा थोड़ा सा जो असली तकाजे हैं उनसे। बिल्कुल सही है भाई, एथिकल यूज़ पे बात होनी चाहिए, स्कोप की बात होनी चाहिए। अब वाकई देखिए सब दौर बदल गया, इस बदलते हुए दौर के साथ हमें अपने पढ़ाने के तरीके, बच्चों को डील करने के तरीके, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के तरीके, ये हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा, अदरवाइज हम वही ट्रेडिशनल चीज़ों में फंसे रहेंगे और अवेयरनेस भी नहीं होगी। अवेयरनेस नहीं होगी तो नुकसान होगा, मुल्क के नौजवानों का नुकसान, मुल्क का नुकसान है। अच्छा नवाज, इस जो एआई की हम बात कर रहे थे, चूँकि इस पर स्टिल बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स स्पेशली जब डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए बच्चों के साथ आते हैं तो उनकी ख्वाहिश वही होती है कि मेरा बच्चा एआई में आगे जाए, एआई पढ़े। क्या वाकई यूनिवर्सिटीज़ में अब हर डिपार्टमेंट के अंदर एआई इंकॉर्पोरेट हो गई है एज अ सब्जेक्ट? If I'm saying that right, right है, बिल्कुल हो गई है। अब क्योंकि अब पहले तो ये होता था ना कि चले एआई की एक डिबेट चल रही थी कि आपके कंप्यूटर साइंसेज में एआई पढ़ाई जा रही है, ये बच्चों हमसे पूछा जाता था, बच्चे पूछते थे या वालिदैन पूछते थे, लेकिन अब एआई ब्लेंडेड डिग्रीज जो हैं वो आप मैंने देखा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिक्स में भी हो रही हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें एआई का बड़ा यूज़ है। आप देखते हैं कि बड़े स्मार्टली बिल्डिंग्स जो हैं अब उनको जो है एआई के ज़रिए तैयार किया जा रहा है, तो वो अलहदा डिग्रीज हो गई हैं। तो एआई की जो आप कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, उसके कोर डिसिप्लिन्स है, उसके कोर डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें ब्लेंड किया गया एआई को, और which is right thing। क्योंकि देखिए ना, फॉर एग्जांपल किसी ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना है और उसने एआई नहीं पढ़ा हुआ तो वो शायद काम तो कर लेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। Nobody wants to be an alien, you know। वो आप एलियन तो बिल्कुल आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे, यूनिवर्सिटी भी यही चाहेगी कि आएगा ही कोई नहीं ऐसे जब तक आप कि कल को जाके अगर उसने किसी फर्म में अप्लाई भी करना है वो देखेंगे आपका स्किल सेट क्या है, आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, आप कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने खुद एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम करना है तो आपकी टीम वो कैसे प्रोडक्टिव काम कर सकती है, बिकॉज बदलता दौर चैलेंजेस उसके ऐसे हैं कि आपको क्विक काम करने, क्विक सॉल्यूशंस देने हैं, बदलना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, सबसे बड़ी बात। हाँ ये अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं और सबीन जिस तरह हमने डिग्रीज काफ़ी साल पहले कर ली और अगर हमें
कभी महसूस हो कि हमें अब भी उसमें AI को समझना है, सीखना है, क्या हम कर सकते हैं? ये ऐसे कुछ शॉर्ट कोर्स से प्रोग्राम्स भी होते हैं उन लोगों के लिए कि जो कि अब उम्र के हिस्से में आ गए हैं कि वो कि हम भी पढ़ लें? ये अपने लिए पूछ रहे हैं, तो आई एम स्टिल यंग। जी जी। बड़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं और बड़े जो है आप कहें कि उनके जो चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स के लिए होता है ताकि वो ऑनलाइन आप एज बिगिनर जो उन्होंने मॉड्यूल ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप एज ए बिगिनर स्टार्ट करें और फिर प्रोफेशनल लेवल तक। और हमारे यहाँ वो ऑनलाइन किए है कि यार मैंने बैठे रहना है, वो आपको इस तरह से कोर्स में पास भी नहीं करेंगे, बड़ी फायदा भी नहीं है ना इसका, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। या और जो बच्चे हैं पाकिस्तानी बच्चे जो हायर एजुकेशन कमीशन में हैं, उनको तो HEC ऑलरेडी ख़रीद चुका है, वो एक डोमेन है जो कोर्सेरा, उसके थ्रू वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्सेज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं और हज़ारों कोर्सेज, मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों कहूँगा, हज़ारों कोर्सेज हैं जो बच्चे उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। वो चैलेंज जो हम पाकिस्तान के बच्चे को है, क्या पूरी दुनिया के बच्चों को वही चैलेंज है? वो चैलेंजेस हैं और इसके साथ क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो उनके अलावा हमें और चैलेंजेस का भी सामना है। तो बच्चा जरा परेशान ज्यादा है हाँ का, लेकिन उसको गाइडेंस अगर मिल जाए तो वो सही चलता है, चैनलाइज हो जाए। और ये बात भी थोड़ी मेंशन करने की जरूरत है कि हर मुल्क के यूथ की अपनी चैलेंजेस होते हैं, जो उनके चैलेंजेस है वो हमारे चैलेंजेस हैं। हमारे पास एक यूथ बल्ज है स्पेशली, वो एक एसेट भी है पाकिस्तान के लिए। इसको जिस तरीके से हम चैनलाइज कर रहे हैं और अगर और बेहतर तौर पे चैनलाइज करेंगे तो ज़ाहिर है और बेहतर उसके समरात हमारे सामने आएंगे। तो ज़ाहिर है देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट और डिस्कशन का मकसद ये होता है कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा रहा है। इनफैक्ट नुमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। आज हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मिल्क पैक क्रीम यूफोन 5G। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हैं भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ़्फ़र के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस ज़फ़र लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे।
Get ready for 5G from Ufone, Telnor and Onyx. It's more than just speed. एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। क्या आप भी हमारी तरह इस बात पे परेशान हैं कि रोज़ नए नए कपड़े बनाने पड़ते हैं? खैर मैं तो नहीं बनाती, लेकिन फिर भी एक टेंशन, एक प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर होता है। नहीं बनाती तो ये हाल है। नहीं, मैं वाकई नहीं, मैं इतने कपड़े रिपीट करती हूँ कि मुझे अब मेरे प्रोड्यूसर भी कहना शुरू हो गए कि अब आप जो है ना थोड़े कपड़े, वैसे इतने कपड़े आप बना लें कि आप कपड़े ना रिपीट करें। बट स्टिल मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ ली है आपने, आप उसको अच्छे से कैरी करते हैं तो वाई नॉट, आप उसको बार बार भी पहन सकते हैं। बस आपने प्रेजेंटेबल लगना है और उन कपड़ों को अच्छे से मेंटेन करना है। सिमिलर कुछ ड्रेसेस एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो आपने अगर दूसरी बार पे पहना तो लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी बार आपने पहन लिया है। और कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो आपने बहुत दफा रिपीट किया होता है, मे बी एक्सेसरीज के साथ चेंज करते हैं तो लगता है कि आपने बिल्कुल नया जोड़ा पहना है। आपने देखिए, ये चीज मैटर करती है कि आप उसको स्टाइल किस तरीके से करते हैं। जब आप स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं तो वो आउटफिट दूसरी दफा पहचानने में, ठीक है पहचाना जरूर कभी ना कभी जा रहा होता है, खौतीन पहचान ही लेती हैं। हाँ, लेकिन फलाने इवेंट पे पहना था। हाँ ना, तो ठीक है ना, हमारा शौक होता है तो हम देखते हैं उस तरीके से चीज को। लेकिन देखिए उसमें फिर यही चीज होती है कि बड़ा टाइम लगता है दूसरे को पहचानने में कि अच्छा ये क्या। तो देखिए सस्टेनेबल फैशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे भी बचाएं, कम से कम कपड़े खरीदें, एनवायरनमेंट को भी इससे फ़ायदा हो। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि एनवायरनमेंट को हमने मद्देनज़र रखना है थ्रू आउट, क्योंकि उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी में हम सब ने मिलकर काम भी करना है। तो सस्टेनेबल फैशन क्या है, एंड स्पेशली अगर हम इस सीज़न की बात करें, जब सीज़न बदल रहा है तो कहते हैं ना वेडिंग सीज़न है इस कमिंग, और उसमें ज़रा सब तैयारी कर रहे होते हैं, उसके कपड़ों से मुतालिक बात भी हो रही है। बड़ा अच्छा आपने कहा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा सा आप यूज कपड़ों की तरफ जाएं। क्या होता है, किसी ने पहने हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप उसको ड्राई क्लीन करवाएं, उसके बाद आप उसको कैरी करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों के पुराने कपड़े पड़े हैं, स्पेशली मैं वेडिंग ड्रेसेस की बात करूंगी, वो भी यही करें कि आप अगर आगे उसको सेल आउट कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। किसी का फ़ायदा भी हो जाता है इससे। थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचें, और जाहिर सी बात है आप वो जो सूट एक दफ़ा आपने पहना हुआ है, पहन के रख लिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उसको निकालें और बेचें। हमारे साथ मौजूद हैं जी फैशन डिजाइनर्स रज़ा एंड अलिशबा ज़िया ने ज्वाइन किया, उनको करते हैं वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। अलिशबा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ग्रेट टू हैव यू जी। आप तो पहली बार हमारे शो में आई हैं, सरिश के साथ हमारी मुलाकातें नहीं हैं। सरिश मुझे बताएं कि अभी सीजन अब चूंकि चेंज भी हो रहा है, जैसे सबीन ने भी जिक्र किया, और वेडिंग सीजन एज वेल, सस्टेनेबल वेडिंग फैशन, हाउ डू यू डिफाइन इट? So इस साल we are trying to introduce a new concept which I think will be very interesting for the audience as well, and also given कि current जो economic situation है, it will be very feasible for them as well. Right. So there are two things जो हम इस season push कर रहे हैं, especially when it comes to wedding wear. एक तो वही कि we are pushing people कि जो आपने घरों में कपड़े wedding wear, party wear even रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इवन हम एक किसी की ख़ानदान की शादी में एक जोड़ा पहन जाएंगे जो कि हमने शायद 50,000 का बनाया होगा, वो ख़ानदान में आप दोबारा पहन ही नहीं सकते क्योंकि वो फलाने की शादी में पहना था। एग्जैक्टली, एंड सो वो लोगों को होता है कि हम इम्पोर्टेंट इनफ नहीं है कि आपने नया जोड़ा हमारे लिए नहीं बनाया। सो अगेन सोसाइटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, येट हम अपने मीन्स में रह के अपनी हैबिट ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सो आई रियली अर्ज पीपल कि जो वो कपड़े परे हैं वो निकालें। एंड अदर देन दैट ऑल्सो, अगर आप इफ देयर इज सम ड्रेस दैट यू आर इन लव विद कि उसका काम बहुत ही प्यारा था, तो आप उसको अप साइकिल भी कर सकते हैं। बाय अप साइकिलिंग आई मीन कि आप, जो कि हमारी दादियाँ सिंस फॉर एवर एंड उनकी माएँ कर रही थी, आप वो काम उतारें उस फैब्रिक से
और उसके बेस फैब्रिक चेंज करके उसका स्टाइल चेंज करके मे बी शर्ट को कोट में चेंज कर दिया आपने, बट काम की एक्चुअल वैल्यू है जो कि, और हाई कॉस्ट जो चीज़ है दैट इज द काम दैट गोज ऑन द क्लोथ्स. तो you can even upcycle your clothes and turn them into something absolutely brand new rather than कि वो बस पड़ा रहे और eventually काला हो के काम फेंक दें. बिल्कुल ऐसे है. अनिशा, क्या वाकई ये अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस आ रही है स्पेशली ख़वातीन में, जो कि ज़्यादा हम देखते हैं कि जोड़े महंगे होते हैं और वाकई उसको वो जिस तरह सैरिश ने भी कहा अपसाइकिल, क्या वाकई ये एहसास हो रहा है कि हमें करना है ये? So yes, of course, because अब with changing times expensive बहुत ज़्यादा हो गया है, और स्पेशली शादी अगर आपके घर की है या आपकी अपनी है तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो निगेट नहीं किए जा सकते. सो पीपल आर लुकिंग एट ऑप्शंस रेंटल में या शेयरिंग में या अपसाइकलिंग में कि वो अपने पुराने जोड़ों को नई लुक किस तरह से दे सकते हैं, डिफरेंटली एक्सेसराइज कर लें या मे बी मिक्स एंड मैच कर लें. सो आई थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ more than a necessity, it is like more than a luxury, it is a need of time. Absolutely. And people are actually looking at ways. So बहुत ज़्यादा मतलब तरीके हैं इस चीज़ को लेकर चलने के. even if you can accessorize it in different style, और मे बी अगर आपके पास एक बहुत लॉन्ग गाउन है तो आप उसको कटिंग करा के छोटा यू कैन टर्न इट इनटू अदर थिंग्स. अगर आपके पास एक चोली है तो आप उसके साथ एक साड़ी पेयर अप कर लें. सो तरीके बहुत ज़्यादा हैं और ख़वातीन आर वेरी वेल अवेयर. अब तो इतने ज़्यादा इंस्पिरेशंस भी आ गई हैं जो कि वो लेकर उस स्टाइल को आइडियाज़ भी उनके सामने आ जाते हैं, पॉप अप करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया नज़र भी आ जाते हैं. एंड मज़े की बात यह है कि अब पुराने ट्रेंड्स आर कमिंग बैक. जिस तरह फर्शी शलवार का ट्रेंड था वो अभी एक बहुत हिट हो गया, बट दैट वाज अ ट्रेंड व्हिच आवर मदर्स एंड आवर खालाज हैव ऑलरेडी worn और उन्होंने बहुत उसको स्टाइल भी किया है. सो वो पुरानी चीज़ें अब वापस आ गई हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ी है. और just to add to that, also a living example, she just got married a couple of months ago. तो on her barat she wore her mother's wedding dress. Wow. Yes. So उसने उसी को थोड़ा tweak करके. बल्कि हमें बताएं पूरा प्रोसेस. अम्मी का जोड़ा एक तो कितने साल पुराना जोड़ा था वो, कैसे उन्होंने कितनी एहतियात से रखा हुआ था. और ये आइडिया कि अच्छा आपने वो जोड़ा पहनना है, और फिर वो समटाइम्स ये भी होता है ना कि आप डरते हैं अच्छा वो इन लॉस क्या कहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नया जोड़ा. तो पूरा प्रोसेस बताएं आपने कैसे इसको किया. यस. सो एक तो ये है कि पुराना काम अब का काम उसके कोई मैच है ही नहीं. सो वो काम एक तो बहुत बहुत खूबसूरत है. सेकेंडली सो मामा का जो जोड़ा था दैट वाज रेड, एंड ओवर द ईयर्स, सो 30 years बाद of her wedding I got और married. रेड तो कभी आउट हुआ ही नहीं है. Yes, so her dress उसका काम बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन उनका लाल जोड़ा turned into a shocking pink dress, which was very ideal for me to style it on my mehndi. तो उसके साथ मैंने एक अपनी पसंद की डिफरेंट कलर की चोली बनवा ली और वो मैंने स्टाइल किया. एंड लाइक एवरीवन लव्ड इट, क्योंकि अब उस तरह का काम होता भी नहीं है मार्केट में. सो एवरीवन वाज आस्किंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु रिकॉग्नाइज दे वर वेरी हैप्पी एज वेल, क्योंकि ये एक मेमोरी होती है, एक नॉस्टैल्जिक फील भी होती है. याद आ गया था कुछ को आ गया था. उन्हें तो ये तो उनको सबसे ज्यादा याद होता है कि 30 साल पुराना जोड़ा. तो आपकी अम्मा को किस ड्रेस में लाया गया था उस घर में, वो कैसे भूल सकते हैं. ऐसे है ना उनकी फैमिली को भूला था ना, मेरे फ्रेटर्नल साइड को भूला था. बट द गुड पार्ट वाज कि एवरीबॉडी रियली अप्रिशिएटेड इट. अम्मी कितना खुश हुई थी आपको देख के. व्हाट वाज दैट इमोशनल मोमेंट जब अम्मी ने आपको देखा फर्स्ट एंड तैयार होकर आप उस जोड़े में आई. She was very happy yet very emotional as well, because obviously आप उसको जब स्टाइल कर रहे होते हैं and it's like living a dream ही. So that was one of a kind of a moment. लेकिन with that said, इस concept की बहुत ज़्यादा अब acceptance है, और ये एक ऐसा concept है जो आपको बहुत normalize करना चाहिए, लोगों को appreciate करना चाहिए. because एक dress पे जो cost आई, अभी भी the other dresses I got made, I do not know where I'm going to be styling. And she got a lot of dresses made. I stopped her. I was like, don't do it. एक तरफ उन्होंने एक अच्छा काम किया है, साथ ही उन्होंने दूसरा काम गलत कर दिया. So जो वो पैसे बचाए हैं वो कहीं तो लगाने. शादी के टाइम उसने एक वेलवेट का जोड़ा लिया, जो कि मैंने कहा कब पहनोगी, पित निकल आएगा, गर्मी आ रही है. कहती नहीं सर्दियाँ आएंगी तो मैं पहनूंगी. देखिए वो फिर शौक होता है ना, तो अपने शौक के हिसाब से आप पहनेंगे. लेकिन जो आपने पुराने ड्रेसेस की बात की ना, अब देखिए आपकी अम्मियों के अब बक्से खोले ना, उसके अंदर मैं कहूँगी खजाना निकलेगा.
मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि आज वो काम अगर आप मार्केट में करवाने जाते हैं तो वो आपको लाखों में कॉस्ट करता है, और वो उस टाइम पर तो जाहिर सी बात है, देखा जाए तो वो क्वालिटी ही उस तरीके से थी। अब वो हम वाकई नहीं देख रहे उस चीज़, तो अब भी निकालें ज़रा, वो बक्से खुलवाएं उनकी परमिशन के साथ, और थोड़ी मिन्नतें तरले कर लें उनके कि हमें कुछ दे दे उसमें से। अगर आपको नहीं भी पसंद, आप उसकी एम्ब्रॉयडरी ले सकते हैं, पैचेस ले सकते हैं, उनको आप डिफरेंट जो प्लेन कपड़े हैं आप उन पे लगा सकते हो। देखिए आपके कितने सारे पैसे जो हैं वो इस हिसाब से बच सकते हैं, और वो यूनिक पीस भी एक ऐसा बन जाएगा जो कि और किसी के पास नहीं होगा, जो कि एक और चीज खवातीन को बहुत चाहिए होती है, जो है हमारे मेरी जैसी चीज किसी और ने ना पहनी हो, तो वो वाला भी आपका शौक पूरा हो जाएगा। And not just me, but she also wore her wedding dress and she really like styled it differently on my own wedding. Okay. I worn my wedding dress on 5 different weddings of my friends, and उसमें मैं हमेशा कोई ना कोई दुपट्टा चेंज कर देती हूँ, कभी लहंगा चोली वही रखती हूँ, लहंगा कोई और प्लेन पहन लेती हूँ, but I've worn it like 6 different times. चलिए पैसे पूरे कर रहे हैं। पैसे पूरे कर रहे हैं। आपकी शादी को कितने साल हुए? It's been 6 years. अब ये 6 साल में उन्होंने जोड़ा 6 दफा तो पहन लिया। Exactly है ना, हर साल तो कर लिया। नहीं, हर साल पहन के अंदर से खुशी होती होगी जो लगाए थे कि मुझे फिट आ रहा है। हाँ, ये खुशी भी होती है ना, फिट आ रहा है, और प्लस ये कि आपने डिफरेंट स्टाइल भी किया। कहीं ये कमेंट तो नहीं मिला, देखो जरा अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया है, दुल्हन से ज्यादा प्यारी लग रही है? नहीं नहीं, दुल्हन से ज्यादा प्यारा कोई नहीं लग सकता, वो ग्लो। So she's very thoughtful in that regard. She didn't keep her wedding dress in a red color just because she knew कि उन्होंने बार-बार उसको रीस्टाइल करना है, क्योंकि मुझे पैसे वसूल करने होते हैं। नहीं, प्लस में ये भी होता है ना सैरिश कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि नो मैटर व्हाट दुल्हन स्टैंड आउट करती है। नहीं, वो हमने नहीं देखा इस तरीके से। ऑनेस्टली सैरिश, आपके एक सेंस है जो आपने रखी है, एक बहुत अच्छी बात है कि आप इस हवाले से सोचती हैं, बट मैंने वाकई वेडिंग्स देखी हैं जिनमें कोई फर्क आपको नहीं दिख रहा होता, सवाए इसके कि दुल्हन के सर पे दुपट्टा है और जो साथ है उनके सर पे दुपट्टा नहीं वीडियो दैट वी रिसेंटली सॉ, उसमें 2 बहनें लाइक सो, दूल्हा बीच में था और 2 लड़कियां उसके इधर इधर थी, एंड बोथ वर वेयरिंग द सेम ड्रेस, सेम हेड स्कार्फ, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो दुल्हन कौन है बहन कौन है। सो अपेरेंटली एक बहन थी और एक दुल्हन। दैट इज बैड। ये एक्चुअली होता है यहाँ पे। तो आप देखिए, साथ साथ हम कह रहे हैं बार बार पहने, बट हम साथ साथ थोड़े से एजुकेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कंसल्ट कर लें स्टाइलिंग के लिए। दैट इज वेल, एंड ऑल्सो देखिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाल जोड़ा भी पहन रहे हैं, आप अपना दुपट्टा प्लेन कर लें तो आपका उसकी लुक ऑटोमेटिकली मेलो डाउन। अब मेकअप इतना अपना ग्रैंड ना करें कि वो दुल्हन का मेकअप और एक नॉर्मल बंदे गेस्ट के मेकअप में बहुत फर्क होता है। दुपट्टा चेंज कर लें, आप दुपट्टा चेंज कर लें, हैवी दुपट्टा ना रखें। हाँ, तो वो बट वही वाली बात है, वो फिर आपके अपना एहसास है कि आप इतने शोधे तो ना बनो ना किसी और की स्पॉटलाइट लो। ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा, अभी आजकल क्या चल रहा है, क्या प्लान है, किस तरीके से आप लोग सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करने जा रहे हैं? अभी हम लोग कुछ मॉल्स वगैरह के साथ पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि सिंस वेडिंग सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली सब लोग शॉपिंग के लिए मॉल्स में ही आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ मॉल पॉपअप्स भी लगा रहे हैं जिसमें हम अपने कुछ वेंडर्स के कपड़े लेकर जा रहे हैं, एंड देन यू विल कैन गेट पार्टी वेयर फॉर एज लेस एज 10,000 रुपीज एज वेल, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू 40-50,000 है, एंड वेडिंग वेयर भी होगा। तो हमारी इस सीजन यही कोशिश है कि एक तो सर्दियाँ भी आ रही है, सर्दियों में हमारा काम बहुत बढ़ता है क्योंकि स्वेटर्स, जैकेट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बिकती हैं और पीपल वांट टू रिसाइकिल इट मोर। बट अदर देन दैट वेडिंग सीजन में भी वी रियली वांट कि हम लोगों की हेल्प करें टू हेल्प देम फील द बेस्ट, जो वो पहनना चाहते हैं वो ही चीज़ उनको कम पैसों में मिल जाए ताकि एवरीवन फील्स ब्यूटीफुल। तो पार्टी वेयर आजकल देखें आप 40-50,000 बहुत कम बता रही हैं। आप अगर खुद से काम करवाना जाते हैं तो वो ऑनेस्टली आपको कॉस्ट करती है 1 लाख, 1 लाख 5 साल पुराना रेट बता रही हैं अपनी शादी वाला। मैं बता रही कि वो पता है उन्होंने बनाया ना, पैसे खर्च करती है इसको। मैं जब से इसकी जिंदगी में फिर भी इसे थोड़े कम करने खर्च शुरू किया और शी स्पेंड्स अ लॉट। तो आज भी जिस तरह वी वोर क्लोथ्स फ्रॉम बिस्बी, हमने शो पे आना था, वी वांटेड समथिंग नाइस टू वेयर, सो वी गॉट समथिंग second hand, और I really feel like अब we need to get out of that mindset where people feel ये दोनों ड्रेस सेकंड हैंड है। Yes, so like both of these dresses, and we actually want to show as well कि second hand कपड़े are not जो उससे concept linked होता है ना कि फटा हुआ होगा तो ये होगा तो वो होगा। ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं। Thank you. So yes, so हम लोगों ने वो like the reason that we do this also is कि लोग सबसे पहले यही पूछते हैं मुझसे कि अच्छा आप खुद पहनती हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि आप प्रमोट तो करिए बट लाइक यू वोंट बी वेयरिंग इट, ऑब्वियसली पहनते हैं, व्हाई नॉट, ऑल ऑफ अस अर्न मनी,
हम सबको Why to दर्द है waste it? पैसे, यस नहीं माइंडसेट भी तो देखें अब शुक्र अल्लाह का थोड़ा बहुत चेंज हमें नजर आ रहा है, बट अभी भी कुछ लोगों की सोच है कि उतरन क्यों पहने हम और ये सारी चीजें। आई मीन क्या है इसमें, ऐसी क्या बात है? आप अगर किसी ब्रांड पे जाते हैं ना नए कपड़े खरीदने भी, वो भी काफी दफा ट्राई हो चुके होते हैं, उतरन तो वो भी होती है। मुझे किसी ने आपको फ्रेश पीस तो नहीं हमेशा मिलता, और अगर आपको फ्रेश पीस बताया जा रहा है, वो 50 लोग हैं जो वहां पर आते हैं पसीने में होते हैं और उसके बाद वो जाते हैं चेंजिंग रूम में, वो ट्राई करके लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा होता है। और मैं जाके लिटरली मेरे दिमाग में चीजें चल रही होती है और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ, क्योंकि जो आप सेकंड हैंड ड्रेसेस की बात करें उनको कम से कम ड्राई क्लीन करवा के तो पहन रहे होते हैं ना। हाँ, वो आपको पहले ही पता होता है, तो हाँ यू नो, तो जब भी हम लेते हैं तो एक दफा आप वॉश करके Exactly. बट एग्जैक्टली हाइजीन वाला सवाल एक दफा मुझसे किसी ने किया था, मैंने उनको यही बोला था कि जब आप जो कपड़ा आप दुकान से भी ले रहे हैं, वो जितनी 10 फैक्ट्रियों और गंद और खेड़े से गुजर के वहाँ पे आता है एंड देन हमें मिलता है, तो यू डोंट नो कि उसमें कितने जर्म्स होंगे। अब मुझे समझ आई है, मेरी खाला है, वो जब भी कोई नया जोड़ा लेकर आती हैं वो पहले उस जोड़े को वॉश करती हैं। बिल्कुल सही है, यही वजह है। मैं थोड़ा परेशान हो चुके, एक जोड़ा मैं लेकर आया उनके, उसमें सारे वो रिंग चुनट्स डली होती हैं पूरे ड्रेस पे, और मैं लाया, मैंने कहा खाला आप ये पहनना, तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा वो बेटा वो तो चुनट्स खुल गए। मैंने कहा आपने तो पहना ही नहीं है अभी वो। कहते हैं वो वॉश कर ले। मैंने कहा पहना नहीं था तो वॉश, कहते हैं वो मैं वॉश करके पहनती हूँ। मैंने कहा ओके, फिर मैं दोबारा गया, मैं सिलवाया, फिर उन्होंने पहना। नहीं तो ये कहते हैं कि हम स्टीमर कर देते हैं, स्टीमर से वो हीट से भाप से जर्म्स मर जाते हैं, बट स्टिल अगेन अगर आप वहम करने पे आओ तो यू गेट। नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि उतरन क्यों पहने, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाएं, एक तो अपने पैसे बचाएं, बहुत जरूरी है, माइंडसेट चेंज करें, बाकी लोगों को इनकरेज करें। आपको नहीं पता आप किसकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आप क्रिएट करें, ये कितनी जरूरी है। एट द सेम टाइम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। अभी हम फ्लड्स में देख रहे हैं, अभी मौसम का हमारे सामने एनवायरनमेंट चेंज सबसे ज्यादा हम पाकिस्तान में we're facing it we have अभी हमारी सर्दियां छोटी हो गई हैं, हमारी गर्मियां बहुत लंबी चल रही है, फ्लड्स इस तरह के इस एरिया में कभी भी फ्लडिंग नहीं हुई जिस तरह हमने इस साल। अब तो हम ये कह ही नहीं सकते ना कि यहाँ फ्लड नहीं आएगा या वहाँ नहीं आएगा, इट कुड हैपन एनीवेयर, क्लाउड बर्स्ट हमारे सामने है। लास्टली बस रिश्मा मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने जितने भी ऐसे ड्रेसेस जो कि बहुत महंगे बनवाए थे वो आपके थ्रू चाहते हैं कि सेल कर लें, आप इवेंट भी इस वक्त प्लान कर रहे हैं ना? Yes, so we are planning an event in a mall. उसकी obviously details हम share कर देंगे on our platform as well. And through our platform और any other platform जो कि ऐसा similar काम कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर इस काम में अपने कपड़े लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हम अपनी हैंड मी डाउन्स का कॉन्सेप्ट अम्मियों से बहन भाइयों में जब होता है तो व्हाई नॉट शेयर इट विद अ वाइडर सर्कल। सो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यू कैन पार्टनर विद अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट एज वेल and we would love to cater. Great, Ji, thank you. You're doing great job, mashallah. Saresh and Rishma, thank you very much for joining us today. It was good having you. So please ये कोशिश करें, एक तो ये कि रिपीट करें, इसको एडमिट करें, कम कपड़े बनाएं और जो एक्स्ट्रा हैं बजाय इसके पड़े पड़े वो खराब हो जाएं, कोशिश करें किसी के काम भी आ जाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। मतलब all we learned something by this। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। जिंदगी के बहुत से रंग हैं और उनमें छुपी गहराइयाँ भी। मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, ऐसे खौफ और डर का नहीं। वैसे भी हम लोग नए जमाने की लड़कियां हैं, एकदम फियरलेस। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के तुम्हें कोई हक नहीं था। मैं उसे बहुत
मोहब्बत करती हूँ, ये बात आप जानती हो। मेरे अलावा किसी को हक नहीं है जो मेरी बीवी को रुलाए। आमिर, ये सब झूठ है। आप थक चुकी हूँ बेबुनियाद इल्जाम सुन सुनकर, अब और नहीं। पूरी दुनिया हमारी लव स्टोरी की मिसालें देगी। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। आपका चेहरा, आपके बाल, आपका हाल ये बताता है कि आपने अपना कितना रखा है ख्याल। नहीं, आपकी शक्ल बता रही होती है कि आपने कितना ख्याल रखा है। आपने पानी पिया नहीं पिया, आपकी डाइट कैसी जा रही है। ये अक्सर हम शक्ल देख के नहीं बता देते कि क्या हुआ हुआ है। पेरेंटली हम बड़ी कोशिश ये कर रहे होते हैं ये भी सेट हो जाए, ये भी सेट हो जाए, बट जाहिर सी बात है अगर आप अच्छा खा भी नहीं रहे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर एब्सोल्युटली। प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेस का एक एलिमेंट भी होता है, नींद का बहुत एलिमेंट होता है। यस, लेकिन इसमें एक अच्छी बात अब ये है कि जब से हम देखते हैं ना एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स और उसका रुझान और उसकी अवेयरनेस हमें दोनों तरफ यानी मर्द और ख़वातीन दोनों में नज़र आ रही है और वो ख्याल रख भी रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ज़रा विद एज होती हैं, नजर आती हैं, रिंकल्स एंड एवरीथिंग, बट कुछ होता है जो आपको लगता है कि यार अभी तो एज भी इतनी नहीं है तो क्यों ऐसा हो रहा है। उसमें फिर आप कंसल्ट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, अगर रिक्वायर्ड तो आप प्रोसीजर्स भी करवा रहे होते हैं। प्रोसेस को भी रिवर्स करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। आप उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ये भी अच्छी बात है। आई मीन जो करना चाहता है, आप जो हम कहते हैं ना कि एज ग्रेसफुली, अब वो ये कॉन्सेप्ट हर एक के लिए बहुत डिफरेंट है। वो वही है कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट फील करें, अपने आप को आप ग्रेसफुल फील करें, तो वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। जो करवाए नहीं करवाए ना, योर चॉइस। इस मौजू पे करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुकी डॉक्टर मारिया यासीन, कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन है और यूके सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का, सो हम चाहेंगे पहले जरा एक्सप्लेन करें क्या है जो कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें फॉल कर रहा होता है।
अच्छा, एस्थेटिक का ये है कि बेसिकली हर इंसान अगर देखा जाए ना, उसकी एक फितरत है कि वो खूबसूरत लगना चाहता है, हमेशा से ही चलता आ रहा है। मतलब वो डिफरेंट सिचुएशंस और सूरतों में कर रहा है, अपनी केयर कर रहा है, सेल्फ केयर। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, पहले जब एस्थेटिक तो अब ज़्यादा इन हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आना स्टार्ट हो गई हैं। पहले लोग कैसे करते थे, अपने आप को मेंटेन करने के लिए देसी टोटकों को अप्लाई कर रहे होते थे, या मेडिकेशंस हर्बल ले रहे होते ताकि हम अच्छे लगे, हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग हो, हमारे फेस स्किन अच्छी हो। अब आके क्या साइंस ने तरक्की की है, तो हमारे पास मशीनी इतनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ गई है कि हम उसको एज अ यूज़ करें एस्थेटिक्स में। क्विक करते हैं, तो ट्रीटमेंट क्विक करते हैं, क्योंकि जिनको क्विक रिस्पांस चाहिए या जल्दी अपने रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए फिर वो इस चीज़ में आ रहे हैं। अब एस्थेटिक्स में क्या है कि हमारी डिफरेंट, हम एंटी एजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, लेजर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, स्किन रीसर्फेसिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको हेल्दी कर रहे हैं, आपकी स्किन को अच्छा बना रहे हैं, आपकी सेहत उससे अच्छी हो रही है, हेल्दी हो रही है। And you're feeling good, you're feeling confident। सबीन ने कहा ना, if that makes you feel good and confident, तो उससे अच्छी क्या बात है। हाँ, और ये भी नहीं होना चाहिए कि अब वो शुक्र है नहीं, अभी भी खैर वैसे रुझान इस तरह की है कि ऐसी फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है बैकवर्ड एरियाज में। तो अभी तक कंसेप्ट है, वही बात है, अक्सर हमारे पास लोग आते हैं तो बिल्कुल हाइपर पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, मिलाजमा मतलब केसेस आते हैं, तो यही कहते हैं कि मैम हमने शादी थी, क्विक रिस्पांस के लिए फार्मूला क्रीम्स यूज करें। अब उसमें स्टेरॉइड्स इतनी ज्यादा होती है, मर्क्यूरी, कि वो आपकी स्किन को डैमेज वक्ती वो आपको दे देता है रिजल्ट्स विद इन 1 वीक, बट वो रिएक्शन भी कर जाता है। रिएक्शन वो फिर जाहिर सी बात है, आपकी जब एक सन रेज आपको पड़ती है, आपने इतनी अपनी सेंसिटिव कर ली होती है स्किन, तो वो डैमेज कर देती है, वर्स आपको देती है कंडीशन, तो वो फिर उसको डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है रिपेयर ठीक करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि स्किन बैरियर आपका स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीक होता है तो फिर आपको डैमेज भी होता है, रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्किन बैरियर को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए? देखिए, हमें तो ये चाहिए ना, अपनी रूटीन ऐसी बना ले कि एक सन ब्लॉक, अच्छा सा मेडिकेटेड सन ब्लॉक हमें मस्ट अप्लाई करना चाहिए। अगर हमारी स्किन अच्छी भी है, अगर हमें अपने आप को ठीक रखनी है स्किन को, तो हमें हर टाइम अपना सन ब्लॉक मस्ट अप्लाई करना चाहिए। मॉइस्चराइजर, जिससे हमारी स्किन को हाइड्रेशन नीड होती है, जैसे हमारी बॉडी को फूड नीड है, इसी तरह हमारी स्किन को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर हाइड्रेशन की नीड होती है। तो अगर हम यही अपनी रूटीन में चीज़ें 2 फॉलो कर लें, तो हम अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ये तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन, सन ब्लॉक एंड मॉइस्चराइजर। और ये आपको भी पता है, इतना अगर एक्सपेंसिव अगर ट्रीटमेंट्स आप कहते हैं, बाद में आप एक स्किन को डैमेज कर फिर जाते हैं, तो बेहतर है कि एक अच्छा सा मेडिकेटेड सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर यूज करें रूटीन, ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे और आपको फिर आना भी ना पड़े। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका भी थोड़ा सा ये बताएं कि पहले आप सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर यूज करें, मॉइस्चराइजर अप्लाई करके उसके ऊपर सन ब्लॉक इस्तेमाल। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया कि हमें सन ब्लॉक मतलब ना कि कैसे अप्लाई और क्या। अच्छा, हमारा एक कंसेप्ट है, माइंड ना सबका बना हुआ है कि हम सन ब्लॉक तब ही यूज़ करते हैं जब हमने बाहर जाना होता है, लाइक धूप के टाइम। नहीं, हमें सन ब्लॉक अपना हर टाइम यूज़ करना चाहिए फॉर स्किन। देखें, हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें से भी यूवी रेस नहीं कर रही होती हैं, टीवी के सामने बैठे हैं देख रहे हैं, उसमें से भी रेस आ रही होती है, तो हमें चाहिए कि हमें ऑन ऑफ बेस पे अपना सन ब्लॉक अप्लाई करते रहना चाहिए। और सन ब्लॉक अप्लाई करके आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हमें ऊपर मॉइस्चराइजिंग कर देनी चाहिए। बच्चों को भी करना चाहिए सनस्क्रीन? बिल्कुल, अब तो इतने ज़्यादा बेबीज़ के लिए डिफरेंट मतलब मेडिकेटेड सन ब्लॉक्स आ गए हैं, SPF उसमें है, मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि आपके बिल्कुल बेबी स्किन अच्छी करता है, उसके लिए भी यूज़ करें। आई थिंक वो स्किन बैरियर की जो हम बात करें, वो इसी एज से ही तो चीज़ें शुरू होती हैं, सन डैमेज। और असल में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब 30-40s में डैमेज हो जाता है, नहीं अब हम अपने ऊपर ख्याल करें। अब देखें, बेहतर ये कि आप आफ्टर 20s में ही अपनी केयर, सेल्फ केयर स्टार्ट कर दें, ताकि आप उस एज में पहुंच ही ना पाए। अब हम क्या करें डॉक्टर साहब? हमें तो किसी ने नहीं बताया था सन ब्लॉक। हमें हमारे वक्त में आप नहीं थे, लेकिन हमें नहीं बताया किसी ने। अब ये नहीं, वही मैंने आपको बात की, टोटके तो पहले से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजीज एडवांस में आ गई, इनको हमने नाम दे दिए। जब हम छोटे थे सन ब्लॉक का चक्कर ही कोई नहीं था। आप देखिए ना, जिस भी एस्थेटिक फिजिशियन से बात करें, कहते हैं नहीं, सन ब्लॉक इज अ मस्ट थिंग। इसके बगैर आपने घर से बाहर नहीं निकलना, किचन में नहीं जाना, आपने कुछ करना ही नहीं। अच्छी बात है ना, अवेयरनेस काफी ज्यादा लोगों को भी समझ आने लगी है। अच्छा, वक्त हमारे मुख्तसर हमारे पास है, तो हम चाहेंगे कि जरा एस्थेटिक प्रोसीजर्स की भी बात करें हम। अच्छा, अब ऐसे में कार्बन लेजर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, कार्बन पील बोलते हैं कुछ लोग, लेजर बोलते हैं, हॉलीवुड उसको फेशियल भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, ये कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए? ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ड्राई स्किन, तीनों के लिहाज से हमें गाइड कीजिएगा। अच्छा, बेसिकली कार्बन जो लेज़र है, पील जिसको हम कहते हैं, ये आपकी टैनिंग के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, टैनिंग है या अनइवन स्किन है, और ये ऑयल को भी कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कि आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होता है, और ये तीनों स्किन टाइप के लिए बेस्ट है ट्रीटमेंट।
करवाने की अगर रेशियो देखी जाए तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस इसके रिक्वायर्ड होता है विद अ गैप ऑफ 20 to 1 month में आप ले रहे होते हो। इसको ज्यादा भी हम नहीं लेते, मतलब कि 4 सेशंस के बाद ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो एक स्किन टाइप आप लेजर ज्यादा भी जितने शॉर्ट्स देंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होगी आगे जाके। ज्यादा लेजर भी हार्मफुल हो सकता है। हो सकता है, देखिए हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम कहें ना कि नहीं होते हैं अगर आप उसकी लिमिट एक्सीड करते हो उस चीज की। यानी साल में एक दफा करवाएं, सेशन पूरा 4 दफा साल में आप अगर लेजर की फॉर्म इन फॉर्म्स में देखें तो आपको 4 to 5 टाइम्स इस लेजर्स को ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, इतनी आपने लिमिट रखनी होती है। ठीक है, लेजर हेयर रिमूवर का आप यूज कर सकते हैं इस रेशियो से ज्यादा, बट बाकी जो लेजर्स है फॉर स्किन टाइप्स के लिए उसको आपने 4 to 5। हम ये कह सकते हैं फिर के 2 months में एक बार अगर करवा हम इसको लेना सेट चाहिए, करें तो 2 months में एक बार आप कार्बन लेजर लें, इसके अलावा ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, तो वाकई हीट लग रही होती है। हीट होती है। और क्या ये होता है कि अगर आप कार्बन पील करवा रहे हैं तो आप कोई और लेजर ट्रीटमेंट ना करवाएं? देखिए चीज़ें आप करवा सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड वही बात आ जाती है। फ्रेम आपने सेट किया होता है कि अगर आपने एक कार्बन पील करवाया तो आपने ये नहीं कि आफ्टर 1 वीक आप दूसरा लेजर कोई करवा लें, ठीक है। आप उसमें टाइम गैप 1 month का फ्रेम रखें, आप दूसरा प्रोसीजर ले लें, फिर उस टाइम गैप में दूसरा, इस तरह आप अपने अल्टरनेट पे प्रोसीजर्स ले सकते हैं। तो आप देखें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, कार्बन के बाद तो लिटरली आपको 2 महीने तक वैसी ही जरूरत नहीं फील हो रही आ जाती है आपकी स्किन की। हाँ वो शाइन बहुत आई नहीं, मैं तो फॉलो, बिकॉज हमारे तो काम है, मेकअप इतना ज्यादा होता है डेली हमारी। देखिए जो आप फोन की लाइट की बात करें, हमारी ये लाइट्स कितनी तेज होती है, हमारी स्किन बैरियर डैमेज होता है। वुमेन वर्किंग वुमेन से जा रही होती, मेकअप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही होती, उनके लिए ये बेस्ट है कि आप कार्बन प्लस हाइड्रा करवाएं ताकि आपकी स्किन सेफ रहे। सो हाइड्रा फॉर ड्राई स्किन एंड कार्बन फॉर ऑयली स्किन। हाइड्रा मुझे तो कभी सूट नहीं किया, मुझे तो एक्नी प्रोन स्किन है। अच्छा, ये भी एक मोस्टली लोगों का कंसेप्ट होता है कि वो कहते हैं कि आफ्टर हाइड्रा हमें एक्नी होगी है, ठीक है। अब वो उसमें आपकी सेंसिटिव स्किन का बहुत रोल एक प्ले होता है, इसलिए हम हिस्ट्री वो कहते हैं ना कि आपने कोई भी लेना है क्लाइंट, बिल्कुल ये जो कंसल्टेशन का एक टाइप हम कहते हैं कि लोग अक्सर फोन पे कहते हैं डॉक्टर हमें बता दें कैसे क्या, हम इसलिए कहते हैं कि वो सीधा आते हैं कहते हैं हाइड्रा कर दें, बिल्कुल यही कहते हैं कि हमें पूरी असेसमेंट करने दें, हिस्ट्री लेने दें, क्योंकि सबसे जो रोल आपका मेन प्ले कर रही है तो आपकी हिस्ट्री और आपकी स्किन टाइप नहीं। तो देखिए हिस्ट्री की जो आप बात करें, इसमें ये भी तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बार बार अपना डॉक्टर भी चेंज ना करें। बिल्कुल, आपका एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आपकी वो ऑलरेडी आपकी स्किन को जानता है और ही और शी नोज के आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स पहले ले चुके हैं, अब क्या काम करेगा आपकी स्किन पे और क्या काम नहीं करेगा। वो लोग पता है कि वो कहते हैं अच्छा इधर से करवाया कहीं और से मे भी कम रेट में, तो हम उधर मूव ऑन कर जाते हैं। वो इस चक्कर में ना अपनी स्किन को भी फिर डैमेज कर देते हैं। लेकिन क्या इसमें ये बात भी होती है कि थोड़ा सा हमें नजर आता है कि जिस तरह प्रोबेबली हो ऐसा कि आप कभी एक हो कि अच्छा ज्यादा कार्बन लेजर या ज़्यादा फ्रैक्शनल लेजर और किसी और एस्थेटिक फिजिशियन के पास हम जाएंगे तो उसका ज़्यादा फोकस किसी और ट्रीटमेंट पे होगा। क्या वाकई ये होता है जो आपके पास अवेलेबिलिटी होती है, ज़रा आप उस पर फोकस भी कर रहे होते हैं? बिल्कुल होता है। अगर मैंने आपको सपोज कर इनकी स्किन को देखते हुए कार्बन या हाइड्रा सजेस्ट किया, मे बी किसी और के पास आए तो वो उनको PRP पे सजेशन दे दें। होता है हर किसी का अपना एक माइंड सेट है, क्योंकि सारे ही ये जो बेसिकली ट्रीटमेंट्स है आपकी स्किन रिसर्फेसिंग के लिए ही है ना, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं डील। अच्छा, वैसे में माइक्रो नीडलिंग ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये मैं कहती हूँ सबसे अगर देखा जाए ना बेस्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज़ वी आर यूजिंग योर ओन प्लाज्मा। एग्जैक्टली, दैट्स इसका साइड इफेक्ट नहीं है कि आप कोई ऊपर से इंजेक्ट नहीं कर रहे किसी आर्टिफिशियल चीज को, केमिकल को, दवाइयों को, आप अपनी स्किन प्लाज्मा को कर रहे हैं, तो वो आपको अगर देखें हेल्पफुल नहीं है तो हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं क्योंकि आपके अपने प्लाज्मा में हमें रिच प्लेटलेट्स मिल जाते हैं, तो वो जब इंजेक्ट या नीडलिंग कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आ रहे होते हैं। ऐसे में सिल्फम का बहुत अभी लेटेस्ट वो आया, इससे पहले हम मॉर्फिस का देख रहे थे, लेकिन मॉर्फिस का ये कि डाउन टाइम थोड़ी सिल्फम का ये है कि आप विद इन 24 आवर्स यू आर एब्सोल्युटली फाइन। उसमें भी ये है ना बेसिकली हो तो आपका प्लाज्मा यूज रहा है ना, एक वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे थोड़ा सा नाम है, मशीन थी पहले प्लाज्मा पेन माइक्रो डॉक्टर पेन से हो रहा था, अब उस मशीन के थ्रू हो रहा है। चीज तो आपकी प्लाज्मा ही निडल अंदर जा रही है। तो वो सारी चीजें इसके बाद काफी लोग माइक्रो नीडलिंग के बाद ये कर रहे होते हैं शिकायत के हमारी एक्नी ट्रिगर कर दिया है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि आप जो डॉक्टर फिर आपको आफ्टर प्रिकॉशंस बताते हैं ना, आप वो फिर प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपको ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं, आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, आपके ये एक्नी हो गई है या आपके ज़्यादा वो मुलाजमा के लिए कर रहे हैं या आप और चीज़ पिगमेंटेशन के लिए, तो वर्स हो जाती है। तो वो केयर बहुत, इसलिए हम कहते हैं आपने मस्ट फॉलो करनी है। जो हम आपको बताएंगे, देखिए 50% डॉक्टर का रोल है और 50% आपकी अपनी सेल्फ केयर के आफ्टर प्रोसीजर। ओके, लास्टली जिस वेडिंग सीजन भी है अब आ रहा,
कैसे भी आपके पास आती हैं लड़कियां के बस सिर्फ शादी में 1 हफ्ता रह गया है, 2 हफ्ते रह गए हैं, कोई ग्लो कर दें, कुछ कर दें, कोई इंजेक्शन लगा दें, कोई ड्रिप लगा दें, जादू कर दें। और ये सबसे गलत कंसेप्ट है हमारा कि हमें चाहिए कि हमें शादी से पहले एटलीस्ट 1 से 2 मंथ्स पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो क्विक रिस्पॉन्स मांगते हैं, हमारी स्किन हमें नहीं पता कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। अक्सर मैंने देखे लोग जाते हैं हाइड्रा फेशियल करवा लेते हैं, ये गलत कंसेप्ट है कि हमें हाइड्रा फेशियल के लिए भी एटलीस्ट 1 वीक पहले अपने करवाना चाहिए। उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 2 से 3 डेज के बाद आपको रिजल्ट भी आते हैं। और क्या पता आपकी वही एक्नी जैसा कॉज कर सकता है या आपके सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, तो शादी वाले दिन फिर वही चीज इवेंट आपका खराब हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप पहले आए अपनी चीजों को। ये देखा है जिनको एक्नी होती है उसमें डॉक्टर साहबा ये भी होता है महीना पहले। मैंने लड़कियों को देखा है वो एक स्पेसिफिक दवाई है एक्नी के लिए यूज हो रही है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वो उसका इस्तेमाल वो खाना शुरू कर देती हैं या लगाना शुरू कर देती हैं। और वो मैंने लिटरली केसेस देखे हैं खुद के, हमें एक्नी हो रही थी, महीने में हमने कहा एक्नी ठीक हो जाए, हमने शुरू कर दी वो दवाई। और उसके बाद उनकी स्किन पील हो रही होती है, मेकअप नहीं सेट हो रहा होता, और या एक्नी इससे जो होती है ऑलरेडी वो ट्रिगर कर जाती है। ड्राइनेस होता है ना मेडिकेशंस और इन चीजों में, तो वो आपकी स्किन को पील ऑफ ही कर रहा होता है और ड्राइनेस बहुत ज्यादा कर देता है। ये वही पता कंसेप्ट नहीं, खुद से ही आप अगर चीजें अप्लाई करेंगे तो फिर आपको साइड इफेक्ट्स भी दे रही होती हैं, हार्मफुल करती है। ये भी देखा है डॉक्टर साहबा कि अब से पाकिस्तान का नहीं मैं बता रही, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो लेट्स अगर दुबई में हैं तो वो ओवर द काउंटर वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो ट्रेटिनोइन की जब हम बात करें, वो ट्रेटिनोइन को लगा रही होती हैं, आइसोट्रेटिनोइन की जो आप भी बात करिए, वो क्योंकि आप टॉपिकल फॉर्म में है, वो खुद से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो उसको यूज़ करिए कि एक्नी हो रही है तो हम उसको बस अप्लाई कर देते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और अवेयरनेस नहीं है। और इसको भी पता है कि आप ज़्यादा अगर यूज़ कर लेंगे तो ये भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है। और ये चीज़ें यही तो इनको नॉलेज नहीं कि हम तो उनको अकॉर्डिंग उनकी स्किन बताते हैं कितने वीक में आपने कितने टाइम यूज़ करना है, कितने साइज आपने उसको यूज़ करना है। तो वो नॉलेज ना होने की वजह से वीक में फुल वीक यूज कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, तो वो आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, बैरियर तोड़ रहे हैं। जब अवेयरनेस नहीं होती तो उसमें ये वाला भी तो एक बहुत मसला है कि बर्थ डिफेक्ट्स भी तो कितने ज्यादा होते हैं। इन्हीं वजह से मैरिड लड़कियां अगर इसको इस्तेमाल करी हैं तो वाकई वो कहती हैं हम खा तो नहीं रहे ना, लेकिन वो जो आप अप्लाई करें वो आपके ब्लड में तो जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए ये कहते हैं कि आप कोई भी जाए तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री शेयर करें और उनके बताए हुए मतलब जो वो आपको कंसल्ट करते हैं, ये प्रोसीजर बताते हैं, आप उसी को फॉलो करें, खुद से ना करें। सो कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सा ऐसा सीरम है जो कि आपको लगता है कि लड़कियों को स्पेशली अगर शादी हो रही है या अभी नई नई शादी हुई है एंड इफ़ दे आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, तो वो बिल्कुल वो दवाई ना खाएं और वो अप्लाई भी ना करें? वो सीरम रेटिनॉल से मुतालिक भी क्योंकि कहा जाता है। रेटिनॉल्स को हम अवॉइड ही करवाते हैं, ज़्यादा ना यूज़ करें। आप कर सकते हो लेकिन उसकी क्वांटिटी वीक में 1 टाइम आप करें, और बिल्कुल जो लोएस्ट परसेंटेज होती है उससे स्टार्ट लें। अच्छा, लोग क्या करते हैं, रेटिनॉल यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में एंटी एजिंग या इन चीज़ों को करने के लिए, शाइन के लिए, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं और वो फिर कहते हैं हमें सूट नहीं किया, हमारी स्किन ज़्यादा खराब। ग्लो आ जाए ना, जल्दी ग्लो नहीं आता, फिर फ्लो में कुछ और हो जाता है, वो फिर जल्दी वाला काम हमेशा खराब ही होता है। आपकी स्किन बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा। सो जी, अपनी बुनियादी बातें अपना ख्याल रखें और कंसल्ट लाजमी करें। कंसल्ट जब आप करेंगे तो आपको बेहतर गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने कौन से प्रोसीजर कराने हैं, किस तरीके से स्किन का ख्याल रखना है, कैसे आपने स्किन को हेल्दी रखना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, वक्त बड़ा मुख्तसर था, आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल रात मंडे को। अल्लाह हाफिज़।